नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ। दोस्तों, एक खास सब्जेक्ट है, खास शो है हमारा, जिसमें एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस और महासेवा न्यूज़ खास मिलकर मुद्दे उठाते हैं। एक लैंडमार्क डिसीजन आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का कि कल्चरल फंड, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो कल्चरल फंड इकट्ठा किया जाता है कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है और वो कर सकती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एज पर रेजुलेशन पास कर करके, और वो एमसीएस एक्ट में ऑब्जेक्टिव भी है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ में मुंबई के आमदार, चारकोप विधानसभा के आमदार योगेश सागर जी, और मिनिस्टर भी रहे नगर विकास के, तो काफ़ी अनुभव रखते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का और हाउसिंग क्षेत्र का। योगेश जी, क्या कहेंगे ये जो लैंडमार्क डिसीजन आया है? लेकिन आपने जो जानकारी दी है उससे इतना तो जरूर पता चलता है कि देखिए, भारत एक संस्कृति का देश है और इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम फिर वो किसी भी भाषा की और किसी भी प्रांत की संस्कृति के साथ जुड़ा हो, सोसाइटियों में रहने वाले सभी भाषिक, सभी प्रांत के लोगों की अपनी अपनी एक संस्कृति और अपनी अपनी एक परंपरा है। अगर सोसाइटियों में सभी रहने वाले लोगों का समाधान है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो सभी ने अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसे लोग रहते हैं, नर्मदा जैसे नदी को डैम बांधने के लिए भी लोगों ने दसों साल तक कोर्ट में जाकर के काम को रोक के रखा था। आज हम देखते हैं कि ये देश लोकशाही का देश है। यहाँ पर लोकशाही का उपयोग से ज़्यादा लोकशाही का गैर उपयोग करने वाले लोग भी रहते हैं, जो कहाँ से फंड पाते हैं, किसकी बोली बोलते हैं, ये सारा लोगों के सामने भी आने का शुरू हुआ है। लेकिन कल्चरल एक्टिविटी सोसाइटी में अगर होती है, सभी कल्चरों को ध्यान में रख करके, सभी भाषा प्रांत की संस्कृतियों का सम्मान रखते हुए और सभी के लिए होती है, तो वो आवकारी है और उसके लिए लोगों ने योगदान भी देना चाहिए, और जो योगदान देते हैं वो हमेशा देते रहेंगे। बिल्कुल, ये थाने का मैटर है। थाने की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कल्चरल इकट्ठा करती थी फंड, कोऑपरेटिव हाउसिंग थी, एक मेंबर्स हाई कोर्ट गए और फिर वो उसके जवाब में हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि आप जो है कल्चरल एक्टिविटीज वो सभी लोगों की रेजुलेशन से पास हुआ है तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट का भी हम धन्यवाद करेंगे कि हाई कोर्ट ने लोगों की सांस्कृतिक जो मूवमेंट है उसकी भावनाओं की कदर की है। और एक आधे व्यक्ति जाता है तो ये देश तो ऐसा है कि ईश्वर को नहीं मानने वाले चारवाक को भी इस देश ने ऋषि कहा है, और इसलिए इस देश की यही बड़प्पन है कि इस देश में ऐसे लोगों को भी कोर्ट के माध्यम से जवाब मिलता है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में महाचर्चा में इस विषय पर बात करने के लिए सीधे जुड़े हैं पुणे से महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सुहास पटवर्धन जी, जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। सुहास पटवर्धन जी पुणे से जुड़े हुए हैं। सुहास जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप नवनियुक्त अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन के। क्या कहेंगे इस बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर? देखो, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बायलॉज में एक्चुअली ऑब्जेक्ट में ये प्रोविजन है, आपको मालूम होगा कि उसमें बहुत सारे सोसाइटीज के ऑडिटर्स या इसमें किसी ने ऑब्जेक्शन लिया होगा तो उसके लिए वो इंटरप्रिटेशन, उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस और ये व्हाट्सएप पे हो गई थी। और ये इसलिए एक अभी थाने की एक सोसाइटी है जिसने ये अभी ये मामला हाईकोर्ट में रिट पिटिशन में गया था, और उसने जो एडवोकेट जामदार साहब, उन्होंने अभी उसके जजमेंट दिया है, माधव जामदार साहब ने, और वो बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और इसमें हमारे अपने कौन सी भी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी हो, कौन सी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, उसमें ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है उसमें कि ये आपको रिक्रिएशन या सोशल इवेंट्स और कल्चरल फंड के लिए आप उसके लिए चंदा फंड जमा कर सकते हैं, और उसके लिए ये एक्चुअली होनी चाहिए। और बहुत सारी सोसाइटी आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त करती है, 26 जनवरी करते हैं, उसके लिए फंड्स तो लगते हैं। कौन सी भी एक्टिविटी विदाउट फंड्स नहीं होती है। तो खाली उसका ये कि बजट में प्रोविजन करना जरूरी है, उसका जनरल बॉडी में सैंक्शन लेना जरूरी है, और उसका जो खर्चा है उसी काम के लिए करना जरूरी है। ये पहले से ही होता रहा था। कुछ सोसाइटी में उसकी गलत ये हो गया था, क्या मानो 10 रुपए का खर्चा होगा तो उसको 100 रुपए खर्चा किया था, पेट्रोल के लिए ज्यादा खर्चा किया था, या ज्यादा खाने पीने का खर्चा के लिए ज्यादा किया था। इसलिए कुछ ऑडिटर्स ने ऑब्जेक्शन लिया था, इसलिए कुछ उनको उसके ऊपर चेयरमैन, सेक्रेटरी या मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कुछ सिंज ये लगाए थे। लेकिन अभी तो मामला क्लियर है, ऑब्जेक्ट में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जरूरी है, एक दूसरे से वार्ता होने जो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है सहजीवन है, इट इज अ कोऑपरेटिव लिविंग। तो ऑब्जेक्ट में ही उसके लिए ये सही जजमेंट आया है। सुहास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ में
जुड़े हुए हैं श्री प्रसाद परब साहब, जो हाउसिंग फेडरेशन, स्टेट महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं और सीनियर एडवोकेट, तमाम मामलों के जानकार हैं। श्री प्रसाद परब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाचर्चा महासेवा के साथ में। क्या कहेंगे इस विषय पर, लैंडमार्क डिसीजन पर क्या कहेंगे? सुनील सर, सर्वप्रथम मैं आपको भी धन्यवाद कहूंगा, और ये फर्स्ट प्रोग्राम जो है पटवर्धन सर का एज एन चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, और चेयरमैन के स्वरूप में मैं उनको लाख लाख बधाइयां देता हूँ। और ऐसे ही भविष्य में ऐसे व्यक्तिमत्व का काफी हमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए काफी सारा योगदान होगा, ये मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और आपका जो प्रश्न है विद रिगार्ड्स टू ये जो जजमेंट आया है विद रिगार्ड्स टू कल्चरल एक्टिविटीज, तो इसको थोड़ा लीगल एंगल से पटवर्धन सर ने ऑलरेडी काफी सारा इसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं थोड़ा लीगलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे थोड़ा आपको मैं इस पे भर या उसको थोड़ा अपन वर्चस्व देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की अगर बात करेंगे, अगर हम देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार है, यानी एक फंडामेंटल राइट है और एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट हम कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, और उसमें अगर हम लोग आर्टिकल 13 की बात करेंगे जो कहता है कि व्हाट इज लॉ, लॉ का अर्थ दिया गया है आर्टिकल 13 यानी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13, और उस शब्द में लॉ में आगे चल के कहा है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, वो सब लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, वो सब ठीक है। उसके आगे जाके लिखा है लॉ इंक्लूड्स कस्टम और यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कस्टम और यूजेज को भी लॉ ने कहा है, दैट इज ऑल्सो लॉ। और ये बात हुई थी हमारे जब सबरीमाला का जजमेंट आया था, तभी कस्टम और यूजेज की बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि वो भी एक लॉ है, जो हमारे पूर्व परंपरा से कस्टम्स और यूजेज जो चले आ रहे हैं वो भी एक लॉ है। और उसी को हम अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में देखेंगे, यानी आर्टिकल 51 कैपिटल ए में देखेंगे, तो फंडामेंटल राइट है मतलब फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 कैपिटल ए के पार्ट ई और एफ में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा है कि ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मोनी and spirit of common brotherhood to all the people of India, irrespective of their religion, linguistic, sectorial, regional diversities. इन सबसे परे होके आपको हार्मोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है वो प्रदान करना है, एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। उसके आगे लिखा है कि टू प्रमोट हार्मोनी, उसके आगे लिखा है कल्चरल एक्टिविटीज, मैंने कल्चरल जो हमारा हेरिटेज है उसको भी हम प्रमोट करेंगे। और ये सब डॉट्स अगर हम कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका यही मतलब है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड का मतलब है हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी का शब्द दिया गया है, और फ्रेटर्निटी को अगर हम पिछले कई सारे जजमेंट्स अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को निकाल के देखेंगे तो उसमें ये फ्रेटर्निटी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की जो संकल्पना है उसका उपयोग जो है वो काफी सारे ऑनरेबल जजेस ने उसमें किया हुआ है। और इसी को पूरा कनेक्ट करने के बाद ये जजमेंट जो हमारे पास आया हुआ है, वो जजमेंट हमें देता है कि हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज है, उसको वो नोबल आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और प्रमोट भी करना है। उसी माध्यम से ही हमने इस जजमेंट को हम महत्वपूर्ण की तरह देखते हैं। उसके आगे जाके अगर थोड़ा सुनील सर एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेता हूँ, अगर आप लीगलिटी की हमारे बायलॉज और हमारे एक्ट के माध्यम से अगर उसको देखेंगे, तो हमारे बायलॉज में बायलॉ नंबर 5 को ऑब्जेक्ट कहा गया है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। अगर हम सेक्शन 154B-1 सब क्लॉज 17 की बात करेंगे जिसमें हाउसिंग सोसाइटी का डेफिनेशन है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट हमारे मॉडल बायलॉज के बायलॉ नंबर 5 में दिए गए। तो वो अगर मॉडल बायलॉज के 5 में दिए गए ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि कल्चरल एक्टिविटीज, सोशो कल्चरल एक्टिविटीज को हम हमारा एक ऑब्जेक्ट करके हम उसे स्थापित कर सकते हैं। और उसी को कनेक्ट करके बायलॉ नंबर 66 में जो दिए गए हैं, 66 में और 65, 66, 67 में दिया गया है कि आप किस तरह से मैंडेटरी फंड्स जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसमें एनी अदर फंड्स भी दिया गया है, और any other funds with the approval of the general body meeting, but it shall not travel beyond the act, rules and bylaws। इस तरह से उसका प्रावधान वहां पे भी हमें दिखाई देता है, और इन सारे लीगलिटी को कनेक्ट करके ही ये जजमेंट हमारे स्वरूप में यहाँ पे हमें आया हुआ दिखता है।
इस विषय पर जानते हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने क्या कहा। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन्होंने जो जजमेंट दिया है रिगार्डिंग कल्चरल फंड, रेजिंग ऑफ कल्चर फंड, ये निर्णय को मैं स्वागत करता हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 2 मुद्दे के ऊपर चर्चा की है। पहला मुद्दा है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक बार मेंबर हो जाता है, सभासद हो जाता है, तो जो जनरल बॉडी का निर्णय होता है उस हिसाब से उनको काम करना है। यदि वो जनरल बॉडी का जो निर्णय है वो कायदे के हिसाब से या बायलॉ के हिसाब से या नियमावली के हिसाब से वो यदि जजमेंट लिया है, तो एक बार आपने सोसाइटी का मेंबर हो गया तो आपका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो लॉस होता है, एटमॉस्फेयर में रहता है। इसके लिए जो निर्णय जनरल बॉडी ने लिया है, जो कोऑपरेटिव कोर्ट ने उसको मंजूरी दिया है, अपीलेट कोर्ट ने भी उसको मंजूरी किया है, फिर भी वो मेंबर हाईकोर्ट तक ये मुद्दा लेके गए थे और हाईकोर्ट ने भी इसको कंफर्म किया कि एज पर द बायलॉस आप जो है कल्चरल फंड, रिक्रिएशन फंड रेज कर सकते हो और अपना मंथली बिल में डाल सकते हो। एक ही जो रिक्वायरमेंट है वो जनरल बॉडी में पास होना चाहिए और वो कल्चरल फंड के लिए होना चाहिए। जो दूसरा मुद्दा नॉर्मली लोग रेज करते हैं, क्या ये कल्चरल फंड रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है, कल्चरल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी। बहुत सारा सोसाइटी में हमने देखा है कल्चरल फंड के नाम से फंड लिया जाता है और सत्यनारायण पूजा किया जाता है या गणपति का मंडल रखा जाता है या आप जो है नवरात्रि मनाते हो या आप अलग अलग होली मनाते हो। ये जो चीज है ये रिलीजियस फंक्शन माना जाता है। ऐसे फंड आप रिलीजियस एक्टिविटी को यूज नहीं कर सकते। कई जगह में रिलीजियस फंड लिया जाता है, वो तो बिल्कुल कायदे के खिलाफ है, बट अभी आ जाता है कि रिलीजियस के लिए एक फंड यूज किया जाता है, तो इसको किस तरह से देखा जाए। तो सवाल यह आता है, नेक्स्ट जो सवाल लोग पूछते हैं कि हमारे सोसाइटी में कल्चरल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी कंबाइन हो जाता है, तो उस टाइप में क्या किया जाए? तो उस टाइम में तो सोसाइटी को जो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जो फंड लगता है, मान लीजिए गणपति का मंडल है, तो गणपति का मंडल में गणपति लाने के लिए जो खर्चा होता है और पूजा का सामग्री होता है, बर्जी का जो दक्षिणी देना होता है, ये चीज जो है कम से कम आपको सोसाइटी का फंड से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस एक्टिविटी में आता है। उसी को आप मेंबर से इकट्ठा करिए या जो आदमी उधर गणपति का पूजा करते हैं उसको दे दीजिए, या कोई भी मेंबर को बोले कि गणपति का जो मूर्ति है वो आप स्पॉन्सर करिए। ऐसे मतलब उसी टाइम में आप कल्चरल एक्टिविटी रखते हो, क्योंकि एनुअल डे रखते हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते हो, क्रिएशनल एक्टिविटी रखते हो, या आप उस टाइम में जो कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम रखते हैं तो उसके लिए मंडप आप करते हो, आप खाने का व्यवस्था करते हो और कुछ ड्रेस के लिए उसका खर्चा होता है, या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते हो। ये जो खर्चा जो है ये रिक्रिएशन में आता है, ये कल्चरल में आता है, वो आप फंड सोसाइटी का फंड से यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये बाइफर्केशन भी करना उतना ही जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। तो मिस एप्लीकेशन कमिटी ने नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का ये जो जजमेंट है ये बहुत बड़ा जजमेंट है, अच्छा है, मैं इसको स्वागत करता हूं। और हमें हमेशा यही बोला है कि सोसाइटी को बायलॉस में क्या लिखा है वो जानकारी रखना है, उस हिसाब से काम करना। दोस्तों ओवरऑल ये लैंडमार्क डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटीज को हाउसिंग सोसाइटी में उसको बढ़ावा मिलेगा, तो तमाम जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होना चाहिए रेजुलेशन पास करके। मैं तमाम दर्शकों को कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं सुनील शर्मा, कैमरा वुमेन डिम्पल शर्मा के साथ में महासेवा न्यूज़ मुंबई।